नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 26 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज का वीडियो बहुत डिटेल होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि अब जो भी वीडियो होगा थोड़ा सा उसमें एनालिटिकल अप्रोच रखेंगे हम लोग फैक्ट्स के साथ में। एक चीज़ और है, AEDO एग्जामिनेशन का फॉर्म फिर से ओपन होगा। फॉर्म ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बार बार ओपन हो रहा है। ये जैसे लग रहा है कि हर घर नौकरी योजना सरकार चला रही है कि हर घर से कम फॉर्म तो डलना ही चाहिए। तो BPSC का सारा बजट AEDO के फॉर्म से ही निकालना है उनको। जो भी है इसका फॉर्म फिर से ओपन होगा और एग्ज़ामिनेशन का तो कोई पता नहीं है कि कब तक होगा। बोल रहे हैं दिसंबर तक। अब पिछले साल दिसंबर में होना था, इस साल के दिसंबर की चर्चा हो रही है। हो सकता है अगले साल दिसंबर में हो, कौन देख रहा है। इस प्रकार की स्थिति हो गया है AEDO एग्जामिनेशन को लेकर के। खैर, जो भी अपडेट होगा आपको दे दिया जाएगा। देखिए क्या है आज का हेडलाइन। कल ही मैंने आपको बताया था कि अजीत डोभाल जी कहाँ गए हैं, चीन गए हैं। वहाँ पर वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मिले हैं और जयशंकर जी यहाँ रूस गए थे। अब भारत में ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग के आने की संभावनाएं जताई जा रही है। चीन के साथ हमारे संबंध जो हैं ये काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, आपको पता ही होगा। क्यों भाई, क्यों है ऐसा? क्योंकि चीन के साथ सीमा विवाद जो है बार बार अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चीन की बयानबाजी जो है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। तो ये समाधान भी हो सकता है, उम्मीद की जा रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। नीति आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि BA, BSc और BCom जैसी डिग्रियां जो हैं ये बेकार डिग्रियां हो गई हैं, नीति आयोग ने कहा है। तो नीति आयोग भाई साहब, आप इतना पैसा खर्चा करके रिपोर्ट बनाते, हमसे पूछ लेते। हम तो पिछले 5 साल से कहते आ रहे हैं कि BA, BSc, BCom का कोई स्कोप नहीं रह गया। ये बच्चे अंततः हार थक के ना कहाँ आ जाते हैं, सरकारी जॉब में ही आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास जॉब का और कोई मौका होता ही नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी से वो BA, BSc, BCom कर लें, उनको जॉब नहीं मिलना है। मिल भी जाए तो छोटी मोटी जॉब होती, उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से तो उनको कोई जॉब नहीं मिलता है। तो इसी रिपोर्ट से शुरू करते हैं। देखिए क्या है आज का रिपोर्ट। देखिए क्या है इस रिपोर्ट का नाम कि री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत @ 2047। ठीक है। नीति आयोग डिग्री लाइक BA, BSc, BCom हैव वीक जॉब लिंकेज। सीरियसली अभी भी आप वीक बोल रहे हो? नो जॉब लिंकेज होना चाहिए। वीक शब्द का तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए। कोई जॉब लिंकेज नहीं है इस तरह की डिग्रियों का, क्योंकि इस तरह की डिग्रियों में हमने रिफॉर्म नहीं किए। आपको अगर पता हो, चीन ने पिछले साल 52 से ज़्यादा ऐसी डिग्रियों को उन्होंने हमेशा ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये जो डिग्रियां थी ये बोझ बन रहा था अर्थव्यवस्था के लिए। तो कम से कम आप डिग्रियों को ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि BA, BSc, BCom भी बहुत आवश्यक है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। उसमें इस प्रकार की चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे बच्चे जब कॉलेज से निकलें तो उनके हाथों में कोई ना कोई जॉब लेने के लायक स्किल हो। स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर स्किल नहीं होगा तो फिर वो 4 साल 5 साल जो लगा करके ये डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। नीति आयोग ने यही चीज़ कहा है। इससे सवाल आपके प्रीलिम और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नीति आयोग की विकसित भारत के लिए कौशल विकास की पुनर्कल्पना नामक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि आज के भारत में अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जॉब नहीं मिलता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फिर से सुन लीजिएगा। कम पढ़े लिखे हैं तो उनको जॉब मिल रहा है। कम पढ़े लिखे लोगों में जॉब जो है ये अधिक है, बेरोज़गारी कम है, और पढ़े लिखे लोगों में बेरोज़गारी ज़्यादा है। ये भारत की सच्चाई हो गई है। यही चीज़ नीति आयोग ने भी कहा है। BA, BSc, BCom जैसे सामान्य स्नातक डिग्रियों पर अत्यधिक निर्भरता है, जिनका नौकरियों से कमज़ोर जुड़ाव है, जो शायद ही कभी सीधे रोज़गार दिला पाती हैं। किसी को भी नहीं मिलता। आप इस तरह की डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से देश में प्राप्त कर लेंगे, आपको कभी भी रोज़गार तो नहीं मिलेगा। भारत 90% से अधिक स्नातक ऐसे पदों पर कार्यरत हैं उनकी योग्यता के अनुरूप ही नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 8.25% स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप भूमिकाओं में कार्यरत हैं। यानी कि 92% जो ग्रेजुएट हैं, उन्होंने जो ग्रेजुएशन पढ़ा, जो योग्यता है उनके पास, उसका उस जॉब से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने पिछले दिनों JPSC का जब रिज़ल्ट कैंसिल हुआ तो एक कैंडिडेट जो
प्रोटेस्ट कर रहे थे कैंसिलेशन के बाद, वो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वहाँ से उनको इनविटेशन आया था ज्वाइन करने का। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स छोड़ करके वो झारखंड में अधिकारी बनने के लिए रुके हुए थे, अधिकारी थे वो। अगर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते, वहाँ पर कुछ अध्ययन करते और वापस आकर इस देश को अगर देना चाहते तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता। क्या उनका क्वालिफ़िकेशन इस प्रकार का था कि वो अधिकारी में जाएं, जेपीएससी के अधिकारी में, या किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहिए था उनको? डिग्रियां बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि पीएचडी कर लेते हैं कई सारे लोग और उनको सामान्य से जॉब के लिए फॉर्म भरना पड़ता है भारत में, जबकि पीएचडी का तात्पर्य तो हुआ प्रोफेसर आप बनिए, बच्चों को पढ़ाइए। जबकि उनको क्या काम मिलता है, वो ग्रुप सी और ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे होते हैं कितनी बार। मास्टर्स किया हुआ है उन्होंने, बच्चों ने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, हिस्ट्री मास्टर्स किया हुआ है और सामान्य सा फॉर्म भर रहे होते हैं। क्या होता है ये, क्या दिखाता है कि जो उनका स्किल है, जो उनका पढ़ाई है, जो उनका बैकग्राउंड है, उससे उनका जॉब प्रोफाइल कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। बेरोजगारी और नामांकन पर चिंताजनक आंकड़े क्या हैं? शिक्षित बेरोजगारी, सभी स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर 13% है। स्नातक महिलाओं में यह चिंताजनक रूप से 20.4% है। 3.2% के समग्र राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से बहुत ज़्यादा है। देश में बेरोजगारी 3.2%, लेकिन अगर केवल ग्रेजुएट का निकालेंगे तो 13% और केवल ग्रेजुएट महिलाओं का निकालेंगे तो 20.4% बेरोजगारी है। भारत में स्नातक कार्यक्रम में नामांकित 3.5 करोड़ छात्रों में से अकेले बीए में 1.13 करोड़ हैं। बीएससी बीकॉम का संयुक्त रूप से 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, जिसके कारण से इस तरह की स्थिति बन रही है कि ये डिग्रियां जो हैं ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए कहीं न कहीं अब रेलेवेंट साबित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार ने उसको रिफॉर्म नहीं किया। क्या इसमें स्टूडेंट्स की गलती है? बिल्कुल भी नहीं। उनको तो जो पढ़ाई का मौका मिला उन्होंने पढ़ा, उनको पढ़ने के बाद ये डिग्रियां काम की नहीं है तो सिलेबस में रिफॉर्म करना तो सरकार का काम था, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिपोर्ट में 8.7 करोड़ व्यक्ति 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच की पहचान की गई है। नीट श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं है। कितने लोग? तो 8.7 करोड़, 9 करोड़ लोग जो युवा हैं भारत में 15 से 29 साल के, ना तो एजुकेशन में हैं, ना तो रोजगार में है, ना प्रशिक्षण में है। कर क्या रहे हैं वो? भारत सरकार का ये आइडिया नहीं है। वे श्रम बल के बाहर के आबादी का 11% हिस्सा बनाते हैं, जिनको सरकार ने NEET कहा है, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, कहीं भी नहीं है वो। नीति आयोग ने स्पष्ट किया कि नीट श्रेणी उन लोगों को संदर्भित करती है जो रोजगार नहीं तलाश रहे, इसलिए इसे बेरोजगारी के माप के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए या आधिकारिक बेरोजगारी दर में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वे एक अलग जनसंख्या आधार से तैयार एक अलग जनसांख्यिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीति आयोग ने तो बड़े बड़े इकोनॉमिक टर्म में कह करके छुटकारा प्राप्त कर लिया कि इनको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, लेकिन जो एजुकेशन में नहीं है, रोजगार में नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं है, क्या वो लोग रोजगार नहीं चाहिए उन्हें? 9 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? कबड्डी खेल रहे हैं कि लूडो खेल रहे हैं? कर क्या रहे हैं? कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब के नाम पर छुपे हुए हैं वो मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पटना में, जहां पर वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरे जॉब की तैयारी कर रहे हैं। वो रोज़गार मांगने भी नहीं जाते, इसलिए बेरोज़गारी में भी काउंट नहीं होता, उनको रोज़गार मिल भी नहीं रहा है, तो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं वो। मूल कारण और प्रणालीगत मुद्दे क्या है? संस्थान में जो पढ़ाया जाता है, श्रम बाजार की जो मांग है, उसके बीच एक बुनियादी अंतर है। पाठ्यक्रम पुराने हैं, उद्योग की बदलती ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है, जिसका अर्थ है कि डिग्रियां रोजगार क्षमता में नहीं बदलती हैं। भारत में व्यावसायिक कौशल, वैकल्पिक मार्ग जैसे ITI डिप्लोमा कार्यक्रम को गहरे सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। BSc MSc कर लेंगे, लेकिन ITI को घृणा की दृष्टि से देखेंगे, जिस ITI के बाद लोगों को जॉब मिल जाता है। माता पिता और साथियों द्वारा इन्हें कम भरोसेमंद या दोयम दर्जे के रास्ते के रूप में देखा जाता है, जो युवाओं को इन्हें अपनाने से हतोत्साहित करता है। जहाँ पर जॉब मिल रहा है उस ओर नहीं जा कर के इस तरह की डिग्रियां लेने में लोग ज़्यादा महानता समझते हैं। तो इसके कारण से भी क्या होता है? इसके कारण से भी उनमें स्किल आ ही नहीं पाता है।
सूचना का अभाव, सही कौशल कार्यक्रम के बारे में जागरूकता की कमी एक प्रमुख कारण है। लोग उन्हें क्यों नहीं अपनाते हैं? 47% महिलाएं, 43% युवा नीट, 36% उच्च शिक्षा के छात्र, 52% औपचारिक श्रमिक और 55% अनौपचारिक श्रमिकों को प्रतिनिधित्व प्रभावित करता है कि सूचना का अभाव के कारण इतने बड़े संख्या में लोग जो हैं वो स्किल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि आज किस प्रकार के स्किल की ज़रूरत है, भारत सरकार किस प्रकार के स्किल आपको प्रोवाइड करवा रही है और कहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की सूचनाओं की कमी होती है। वित्तीय प्रभाव कौशल बनाम गैर कौशल। अब इससे क्या होता है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के वेतन डेटा का हवाला देते हुए रिपोर्ट एक स्पष्ट वित्तीय अंतर को उजागर करती है। यही नीति आयोग की रिपोर्ट जो है ये बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप का एक रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये चीज़ बताती है। कौशल के बिना सामान्य स्नातक डिग्री वाले व्यक्ति 22,000 रुपये प्रति माह 3.2% वार्षिक वृद्धि के साथ औसत प्रारंभिक वेतन कमाते हैं। बिना ग्रेजुएट लोग 22,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं। कौशल के तहत सामान्य स्नातक डिग्री वाले 29,000 रुपये प्रति माह उसी वृद्धि दर पर शुरुआत करते हैं। इसने ग्रेजुएशन नहीं किया, ये 22,000 कमा रहा है, और ये ग्रेजुएट है, ये 29,000 कमा रहा है। सबसे ज़्यादा हंसी आपको तब आएगी जब आप मेट्रो वगैरह में घूमेंगे ना, तो जिनकी सैलरी बहुत कम है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, 15,000, 20,000, 30,000, कहीं पर ही पटना में भी घूमेंगे, वो सड़क पर जो रेडी वाले खड़े होते हैं ना, उसको वो दोयम दर्जे का समझ रहे होते हैं, जबकि वो जो सड़क पर रेडी वाला खड़ा है वो मंथली 40,000, 50,000 कमा सकता है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा कमाता हो, और आपकी नौकरी में आपको इतना तनख्वाह नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि जॉब का तात्पर्य यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है, जो समझा हुआ है, वो नहीं है। बिना ग्रेजुएशन के भी स्किल के आधार पर जॉब अच्छी प्राप्त की जा सकती है, और भारत में कम पढ़े लिखे लोगों में जॉब ज़्यादा है, कमाई भी सही है, कोई कम नहीं है, और जबकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैं नहीं, भारत सरकार के और देश की सबसे बड़ी थिंक टैंक नीति आयोग ने कहा है। प्रतिमाह 7,000 रुपये का शुरुआती अंतर समय के साथ बढ़ता जाता है, जिससे 10 वर्षों की अवधि में 9.7 लाख रुपये का कुल आय अंतर पैदा होता है। हालांकि शैक्षणिक विकल्प चुनते समय शिक्षार्थियों को शायद ही कभी इन वित्तीय लाभों के बारे में सूचित किया जाता है, जिसके कारण से उनको ये सूचना भी नहीं मिलती है। अब नीति आयोग ने क्या क्या कहा है करने को, आपसे सवाल यही पूछा जाएगा, रिपोर्ट के बारे में बताएं और क्या क्या सुधार किया जा सकता है ये बताएं। आज आप लोग लग रहा हो कि ये हमारी ही बातें हो रही है क्या। मांग संचालित मॉडल की ओर बदलाव। नीति आयोग ने कहा है कौशल कार्यक्रम को ऊपर से नीचे, टॉप डाउन, आपूर्ति संचालित, सप्लाई ड्रिवेन दृष्टिकोण से हट करके मांग संचालित, परिणाम आधारित, उद्योग समर्थित मॉडल के रूप में हमें बदलना चाहिए, जिससे हम स्किल जो देते हैं, जिस चीज़ की स्किल की आवश्यकता है उसी स्किल को हम दें, लोगों को दें, ऊपर से नीचे तक सभी को हम पहुँचाएँ। उच्च विकास वाले क्षेत्र और अप्रेंटिस पर ध्यान। उच्च विकास वाले क्षेत्र जैसे हरित उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से जुड़े हुए स्किल हम दें, जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर लोगों को रोज़गार आसानी से मिल सकता है। निर्मला सीतारमण जी ने टिप्पणी किया था, भारतीय शिक्षा प्रणाली वर्तमान में डिग्री धारक युवा पैदा करती है। ठीक है, इनका कोई स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं, इरेलेवेंट है, और इनके ही काम चोरी को दिखाता है कि भारत सरकार ने सही से लोगों को स्किल नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं तो शुरू की गई, लेकिन उन योजनाओं ने ग्राउंड पर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि योजनाएं शुरू करने के 12 साल बाद आप कह रहे हैं कि हमारे युवाओं में स्किल नहीं है, तो आप जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। भारत में शिक्षित बेरोजगारी कौशल अंतराल। इस वर्तमान स्थिति के लिए नीति आयोग और अन्य अधिकारी स्रोतों द्वारा बताए गए प्रमुख कारण क्या क्या हैं। अब ये जो कमियां हैं, ये जो खामियां हैं बंधुओं, ये जो समस्याएं हैं, इसका कारण क्या है। कुछ दिन पहले मैंने युवाओं पर आधारित एक निबंध दिया था, निबंध वाले ग्रुप में, तो आप उसमें इस रिपोर्ट को ऐड करेंगे। अगर मैं कोई निबंध वगैरह इस तरह का देता हूँ, जॉब वाला कोई देता हूँ, युवाओं का समस्या वाला होगा या जीएस का सवाल होगा, सभी जगहों पर आप इस रिपोर्ट का उपयोग करेंगे। पहला कारण क्या है, सामान्य डिग्रियों पर निर्भरता। दूसरा क्या है, पुराना पाठ्यक्रम, उद्योग से बेमेल। तीसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण को लेकर के सामाजिक कलंक। चौथा, सूचना और जागरूकता का अभाव। इसको कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। रोजगार के लिए व्यवहारिक रूप से तैयार न होना। कौशल विकास के वित्तीय लाभों से अनभिज्ञता है उनमें। आपूर्ति संचालित कौशल कार्यक्रम जो है ये भारत में नहीं है। महामारी के कारण से व्यवधान उत्पन्न हुआ, कोविड के कारण से भी कहीं बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ था। इस रिपोर्ट को रीइमेजिनिंग इंडियाज स्किल जो है @2047, इसको ज़रूर याद रखिएगा। प्रीलिम मेंस में सवाल देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्रांतिकारी है बिल्कुल ही। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हमारे जितने मिसाइल टेक्नोलॉजी हैं, अब वो हम
डिफेंस सेक्टर को भारत में देने जा रहे हैं। यानी कि DRDO ने जो तकनीकें बनाई हैं वो तकनीक हम भारत की जो डिफेंस सेक्टर है, जैसे लार्सन एंड टर्बो बनाती है, टाटा कुछ बनाती है, अडानी जी का भी कंपनी है, रिलायंस भी सोच रही इसमें आने, और भी छोटे छोटे स्टार्टअप भरे पड़े हैं डिफेंस सेक्टर में। उन्होंने कहा है कि हम अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी इनको देने जा रहे हैं ताकि ये क्या करें, ये इस पर आधारित मिसाइल वगैरह को भारत में बना सके। जिस प्रकार से अमेरिका में और फ्रांस में, ब्रिटेन में बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जो डिफेंस तकनीक में खूब सारे प्रोडक्शन करती हैं, उसी प्रकार से भारत में भी होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी कंपनी ही सारे के सारे मिसाइल बनाए। मिसाइल तो मिसाइल होता है, प्राइवेट बनाए सरकारी बनाए, छोड़ना तो उसको है ही हमें। घरेलू रक्षा उद्योग को मिसाइल प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जाएगा। घरेलू रक्षा उद्योग को किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणाली तकनीक को भारतीय निजी रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है। पहले सरकार मुख्य रूप से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU जैसे भारत डायनामिक्स, DRDO के इन हाउस उत्पादन, ब्रह्मोस एरोस्पेस रूस के साथ एक उद्यम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है, जैसे संयुक्त उद्यमों पर निर्भर थी। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हम प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी हम देने जा रहे हैं। कौन कौन से मिसाइल दिए जाएंगे? अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल जो है वो दिया जाएगा। रुद्रम VSHO RADS इसका नाम है। नाग नाम है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। NASM जैसे जो मिसाइल हैं शुरुआत में ये दिया जाएगा। बाहर रखी गई मिसाइल अग्नि और K सीरीज़ की मिसाइल, इन तकनीक हस्तांतरण शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अधिकारियों के अनुसार से ये स्ट्रेटजिक मिसाइलें हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। रक्षा मंत्रालय के उद्देश्य क्या है? मिसाइल विकास को बड़े पैमाने पर स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन सफलतापूर्वक परिवर्तित करना, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, समग्र रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना, सप्लाई चेन भारतीय MSME और अन्य प्रौद्योगिकी भागीदारों के लिए अवसर पैदा करना और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। DRDO की भूमिका क्या होगी? DRDO की प्रतिबद्धता क्या है? DRDO स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अवशोषण को सुविधाजनक बना रहे ताकि भारत में एक मजबूत डिफेंस सेक्टर बनाया जा सके। समझिएगा कि ये क्या होता है। कुछ समय पहले तक 1991 से पहले तक भाइयों बहनों मोदी जी वाला, आपने टाइटन सीरीज़ देखा क्या? वेब सीरीज़ आई थी तो उस समय घड़ी का बनाने का कौन काम करती थी? HMT। ठीक है, ब्रेड से लेकर के कपड़ा से लेकर के घड़ी से लेकर के जहाज़ से लेकर के और बाकी सब चीज़ें जो हैं ये सारा का सारा काम भारत सरकार करती थी। मतलब भारत सरकार कम फैक्ट्री ज़्यादा चलाती थी। सही सुन रहे हैं आप कि सब कुछ हम ही बनाएंगे। कोई बाहरी प्राइवेट कंपनी बनाएगा तो देश पर फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के राज स्थापित हो जाएंगे। इस मेंटालिटी के साथ हम लोग काम करते थे। हमने LPG नीति अपनाई और सारा हमने बोला कि भाई सब तुम लोग बनाओ, बस न्यूक्लियर हमारे पास छोड़ दो, रेलवे छोड़ दो और कुछ कोर सेक्टर जो हैं जिसमें भारत सरकार के बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती, महारत्ना वगैरह सब, उसको हम काम करेंगे। इसमें वो भी प्राइवेटाइज कर दिया गया, उसमें भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, लेकिन भारत सरकार की कंपनियां भी काम करती हैं। उसी प्रकार से डिफेंस सेक्टर को भी सरकार ने घेर रखा था कि इसमें केवल हम ही बम बनाएंगे। बम तो बम है ना। तो अब उसको खोल दिया गया कि भाई सब लोग बम बनाओ, क्योंकि क्या पता कल को मास लेवल में बम की आवश्यकता पड़ जाए तो वही बम। इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी जो है वो हम कुछ मिसाइलों के प्राइवेट कंपनियों को देंगे जिससे देश में प्रोडक्शन बढ़े। वैश्विक संघर्ष विश्लेषण निजी उद्योग के माध्यम से पारंपरिक मिसाइल बल का निर्माण आज बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका इजरायल संघर्ष ने एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए सभी पक्षों द्वारा पारंपरिक मिसाइल प्रणाली के बड़े पैमाने पर उपयोग को उजागर करता है, जिसके कारण से सरकार का भी एक क्षमता है वही उत्पादन करने का। अगर प्राइवेट कंपनियां शामिल होंगी तो ज़्यादा उत्पादन हम कर सकेंगे। अब इसका महत्व क्या हो सकता है इसे ज़रा हम लोग समझेंगे। महत्व से सवाल पूछा जाएगा। भारत सरकार ने फैसला लिया है, इसके इम्पोर्टेंस को स्पष्ट करें और इसका आलोचनात्मक व्याख्या करें। सार्वजनिक उपक्रमों के एकाधिकार की समाप्ति होगी, आयात निर्भरता में भारी कमी होगी, पारंपरिक मिसाइल बल का तेज़ी से निर्माण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होंगे, MSME सेक्टर के लिए अपार अवसर होगा, रक्षा औद्योगिक आधार का सुदृढ़ीकरण होगा। उन्हें जब इस प्रकार के मिसाइल की तकनीक मिलेगी तो हो सकता है उसमें वो कुछ परिवर्तन करके नए प्रकार के मिसाइल बनाएं। भारत में क्यों नहीं इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां होनी चाहिए।
घरेलू मूल्यवर्धन और आर्थिक विकास इससे संभव हो पाएगा। वैश्विक संघर्षों की वास्तविकता से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से मिसाइल की कमी के कारण से डोनाल्ड ट्रंप को कभी ईरान से समझौते के लिए जाना पड़ता है, तो कभी बातचीत को टालना पड़ता है। सशस्त्र बलों के परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। डीआरडीओ की तकनीकी का सफल अवशोषण हो पाएगा और डीआरडीओ रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएगी, न कि मिसाइल प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन तो कंपनियों में भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वही टॉपिक है जो अभी हमने सबसे पहला टॉपिक किया था नीति आयोग वाला। देखिए क्या है, व्हाई गवर्नमेंट जॉब्स आर फ्यू, द नैरो सिलेक्शन पाइपलाइन। इसमें कहा गया भारत में सरकारी नौकरियों की संकीर्ण पाइपलाइन, मतलब मांग तो है भकासुर जैसा, मतलब बहुत सारा, और मिलता है इतुसा, है ना। अभी भारत में कितने सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं आपके हिसाब से? 1.5 से 2 करोड़, ठीक है। और भारत की आबादी कितनी है? तो 140 करोड़। तब भी सबको सरकारी आदमी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। 2 करोड़ लोग रोज़गार कर रहे हैं सरकारी मात्र। जरा इसको समझते हैं कि क्या है मुद्दा और क्या इसमें कहा जा रहा है। भारत में युवाओं, टेक्नोक्रेट्स, यहाँ तक कि डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवरों के बीच भी सरकारी नौकरी का एक मजबूत आकर्षण है। सबको चाहिए सरकारी नौकरी ही, है ना। यह आकर्षण निजी नौकरियों की कमी, सामाजिक मनोविज्ञान, निजी क्षेत्र की तुलना में बेहतर कैरियर लाभ, उद्यमिता के लिए प्रणालीगत समर्थन की कमी जैसे आर्थिक वास्तविकताओं से प्रेरित है। पेपर लीक विशेषकर झारखंड में लेकर हाल के विरोध प्रदर्शन इस आकर्षण और हताशा को और भी दर्शाते हैं। सरकारी कार्यबल का आकार कितना है, जरा ये समझते हैं। सरकारी नौकरियां केंद्र और राज्य मिलाकर एक कुल अनुमानित संख्या 1.5 करोड़ है, जिसमें नागरिक प्रशासन, सशस्त्र बल, पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षक सब शामिल हैं। देश में राज्य और केंद्र को मिलाकर के 1.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के स्वीकृत पदों की संख्या 40 लाख है। केंद्र सरकार में जो स्वीकृत पद हैं वो 40 लाख हैं मात्र, जिसमें से 30.62 लाख पद ही भरे गए हैं। लगभग में 9 लाख से ज़्यादा पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। इस आंकड़े में संविदा कर्मचारी सलाहकार शामिल नहीं हैं। 2023-24 से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 2.95 लाख रुपए खर्च किए, जिसका 80% से अधिक हिस्सा रक्षा, रेलवे और डाक सेवाओं और गृह मामलों पर खर्च हुआ है। कार्यबल को ABC में विभाजित किया है, अब तो D ग्रुप को C ग्रुप में ही मिला दिया गया है। ग्रुप A और ग्रुप B सिविल सेवकों की भर्ती करता है। 2022-23 में 22 परीक्षाओं के लिए 25.70 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए। नियुक्ति के लिए केवल 7,999 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई। 6,074 सिविल सेवाओं के लिए और 1,925 रक्षा सेवाओं के लिए। ये UPSC एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। UPSC एग्जामिनेशन जो हुए हैं, UPSC एग्ज़ाम, उसमें पिछले साल में 25.70 लाख उम्मीदवार मतलब एग्ज़ाम दिया। सभी UPSC के जितने एग्ज़ाम होते हैं, NDA, CDS, UPSC, IES, सब के मिला कर के बात हो रही है यहाँ पर। कितने लोगों को नौकरी मिली है? तो 8,000 लोगों को नौकरी मिली है, ठीक है। 8,000 लोगों को नौकरी मिली है 25 लाख में से। चलिए आगे बढ़ते हैं, विवाद हो जाए कुछ बोलने पर। यह गैर राजपत्रित ग्रुप B और ग्रुप C जो केंद्रीय नौकरियों का अधिकांश हिस्सा है की भर्ती करता है। SSC की बात हो रही है। 24-25 में 20 परीक्षाओं के लिए 2 करोड़ उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं। UPSC में टोटल 25 लाख हैं, तो SSC में 2 करोड़ लोग इकट्ठा हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी परीक्षा मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार में 55.99 लाख उम्मीदवार शामिल हुए, लेकिन केवल 83,000 लोगों की भर्ती हुई है। 56 लाख लोग एक परीक्षा में बैठे हैं। 56 लाख, 3 गो इजराइल मिला देंगे तो एक एग्जामिनेशन में बैठेंगे वो लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 लाख से अधिक के कार्यबल के साथ यह सबसे बड़ा नियोक्ता है कौन? तो इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा जॉब यही देता है। 2024 में इसने 92,000 रिक्तियों के लिए 10 भर्ती नोटिस जारी किए। इन पदों को भरने के लिए परीक्षाओं में 3.5 करोड़ उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं। 22 जुलाई के लोकसभा जवाब के अनुसार से 5.56 लाख लोगों की भर्ती हुई है। 3.5 करोड़ में से 5.56 लाख लोगों को भर्ती मिली है रेलवे में। रेलवे और सेना सबसे ज़्यादा जॉब देती थी, लेकिन सेना में भर्ती कम कर दिया गया है क्योंकि अब मैन पावर की जगह पर तकनीक स्थान ले रहा है सेना में। राज्य सरकार की नौकरियां और चुनौतियां।
राज्य लोक सेवा आयोग ए और बी अधिकारी का चयन करते हैं। वे हर साल रिक्तियों के आधार पर 25,000 30,000 उम्मीदवारों की सिफारिश करते हैं। राज्य कर्मचारी को अनुमानित लागत उत्तर प्रदेश में 16.35 लाख है। तमिलनाडु, केरल और सभी राज्यों का यहाँ पर दिया गया है। पेपर लीक की चुनौती है और प्रतिस्पर्धा तो इतना ज़्यादा है कि क्या ही कहना। उदाहरण के लिए हाल ही में 60,244 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए यूपी में 48 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, जिसका अर्थ है कि एक पद के लिए 80 आदमी उतरे थे। किसके लिए? तो कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए, पुलिस में बहुत ही छोटा पद होता है कांस्टेबल, उसके लिए इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था। स्वर्णिम भारत, विकसित भारत @2047। कहीं से भी विरोधाभास आपको दिख रहा है? कहीं से भी आपको दिख रहा है कि हम वाकई उस दिशा में बढ़ रहे हैं जॉब की कंडीशन को देखते हुए? नहीं दिख रहा है हमें, तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा। कारण क्या है इसके? निजी क्षेत्र में नौकरियों की कमी, बेजोड़ कैरियर लाभ और सुरक्षा, सामाजिक मनोविज्ञान और प्रतिष्ठा का विषय है ये। उद्यमिता के लिए समर्थन का अभाव है। स्टार्टअप शुरू करना और इस तरह के एजुकेशन ही नहीं मिलता है बच्चों के कोई स्टार्टअप के बारे में सोच सकें। रिक्तकों और आवेदकों के बीच भारी अंतर है। पदों की संख्या, आवेदन करने वाले संख्या बहुत बड़ा अंतर है। रिक्त परे स्वीकृत पद, केंद्र और राज्यों में कई सारे पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरती ही नहीं है। पेपर लीक और भर्ती में देरी हो जाती है। एईडीओ से अच्छा बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? संविदा कर्मियों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हायर कर लो, कॉन्ट्रैक्चुअल पर प्रोफेसर भी चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ही सारे यूनिवर्सिटी भी चल रहे हैं। समाधान क्या हो सकता है? निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाए। सामाजिक सुरक्षा पर निजी क्षेत्र में जोर दिया जाए, जिससे जॉब सिक्योरिटी हो, ऐसे ही किसी को जॉब से नहीं निकाल दे। उद्यमता और स्वरोजगार को बढ़ावा, रिक्त पदों और पारदर्शिता के लिए त्वरित गति से भरना, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और बुनियादी ढांचा को और भी मजबूत करना पड़ेगा। निश्चित वार्षिक भर्ती कैलेंडर निकालना पड़ेगा। शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास के एकीकरण करें। संविदाकरण पर रोक लगाएं। अस्थायी नियुक्ति पर जोर देना चाहिए हमें। इतना सारा काम हमें करना पड़ेगा। सारा परिदृश्य आपको दिख गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बीजिंग एक्सेलरेट साउथ चाइना सी बिल्ड अप विथ न्यू इंस्टॉलेशंस, मतलब साउथ चाइना सी हो गया, इससे बहुत विवाद है। अब इसमें नए नए प्रकार के और भी स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? तो बनाए जा रहे हैं चीन के द्वारा। इससे सवाल पूछा गया था इससे सवाल ये पूछा गया था कि विवादित दक्षिण चीन सागर के पार्सल द्वीप समूह, याद रखिएगा सवाल पूछा जा सकता है, पार्सल, एटोलेप रीफ, ये सब किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? एंटोलोफ रीफ के पास एक छोटे द्वीप पर कई प्रतिष्ठान देखे गए हैं। विशेष रूप से यांगोंग द्वीप, जो एंटलोन से 14 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, पर एक 3 आयामी 3 prong निर्माण देखा गया है, मतलब कि वहाँ पर निर्माण चल रहा है। ये दोनों स्थान पश्चिमी पार्सल में क्रिसेंट द्वीप के अंतर्गत आते हैं। वेंटर द्वारा प्रदान किए उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि ये नवीन निर्माण है, मतलब हाल ही में किए जा रहे हैं। प्रारंभिक चेतावनी रडार, हालांकि इसका सटीक उद्देश्य अनिश्चित है। देखिए अब इसमें जो अपने काम का चीज़ है उस पर चलते हैं हम लोग कि क्या है ये चीज़। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है यहाँ पर, उसके बाद हम लोग दक्षिण चीन सागर के बारे में पढ़ेंगे। 9 लाइन जो है ये पूछा गया है यूकेपीएससी मेंस 2024 में, 24 में पूछा गया है कि 9 लाइन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये 9 लाइन जो है ये इसी से संबंधित है। चीन 1974 पूर्व दक्षिण वियतनाम के नौसेना छीनने के बाद से पार्सल द्वीप समूह पर कब्जा कर रखा है। वियतनाम अभी भी पूरे द्वीप समूह का अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। चीन की कार्रवाइयों के जवाब में वियतनाम ने हाल ही के वर्षों में स्प्रेटली द्वीप समूह पर अपने स्वयं के ठिकाने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कदम उठाए। साउथ चाइना सी इसी को कहा जाता है। इसमें 9 दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 को चीन कहता है कि ये हमारी बाउंड्री है और ये पूरा ही हमारा है। ठीक है, यानी तुम घर से निकल सकते हो बस, उसके बाद ही हमारा सीमा शुरू हो जाता है। दक्षिणी चीन सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? चीन है, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और वियतनाम। देखिए यहाँ पर ये सारे देश हैं, यहाँ पर ये सारे देश हैं, ये सारे देश नाम आपको याद रखना है। वैश्विक व्यापार का केंद्र है ये, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर का व्यापारिक जलमार्ग है ये। प्राकृतिक संसाधन है, मत्स्य पालन होता है। 9 लाइन विवाद क्या है? इस पर 9 खींचा हुआ है जिसको बताता है कि चीन यह हमारा है। पार्सल द्वीप, स्प्रेटली द्वीप समूह और स्कारबोरो सोल, इनके बारे में याद रखिए, ये तीनों यहीं पर हैं जो अलग अलग चीन के द्वारा बनाए गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून ट्रिब्यूनल का फैसला क्या है। यूएन क्लॉज के तहत देशों को 200 समुद्री मील का विशेष अधिकार क्षेत्र मिलता है। 2016 में हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया और चीन के 9 डैश लाइन के दावे को अवैध घोषित कर दिया। हालांकि चीन ने इस फैसले को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया था। तो इसको भी याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का।